प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे यह बात इसलिए पूछनी पड़ रही है कि यह समय बड़ा भयावह है। कोरोना संक्रमण ने किसी भी वर्ग के व्यक्ति को नहीं छोड़ा। पहली लहर में हमने देखा था कि युवा इससे कम प्रभावित हो रहे थे, लेकिन इस दूसरी लहर में युवा भी इसकी चपेट में आए हैं। ऐसा नहीं है कि मौतों की संख्या में युवा शामिल नहीं हैं। आप सब लोग देख रहे हैं 30 से 40 वर्ष के लोग, 40 से 50 वर्ष के लोग भी इसकी चपेट में आ गए हैं और असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो यह बड़ी चिंता का विषय है। आप सब लोग, मुझे आपके स्वास्थ्य की इसलिए चिंता है कि आप देश की धरोहर हैं, देश के भविष्य हैं। इसलिए आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, हम आगे प्रगति के रास्ते पर बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप पूरा प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और करवाइए, घर में भी बाहर भी, क्योंकि आप पर सबसे बड़ा दायित्व है। सेवा का दायित्व भी है और अपने आप को बचाने का दायित्व भी आप पर ही है। आज हम एक नए विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय आपके सिलेबस में है, वो है हिंदी भाषा और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। वास्तव में यह जो टॉपिक है ये बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन जो लोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी यह विषय या यह टॉपिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो वो लोग भी, वो अभ्यर्थी भी इस टॉपिक से लाभ उठा सकते हैं। हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के इस टॉपिक को हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इस शब्द का डेरिवेशन कैसे हुआ, कहाँ से ये शब्द बना। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हिंदी भाषी लोग ये समझते हैं कि हिंदी हमारे पता नहीं कब से ये शब्द चला आ रहा है। ये कोई बहुत पुराना शब्द नहीं है। पहले की भाषाओं में हिंदी शब्द आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन इसकी जो व्युत्पत्ति है वो वास्तव में प्राचीन है। इसकी व्युत्पत्ति में हम देखते हैं कि हमारी जो सिंधु नदी है, जो हमारे इस आर्यावर्त की या भारतवर्ष की सीमा बनाती थी, पश्चिम सीमा, खासकर पश्चिमोत्तर सीमा, सिंधु नदी से इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है। सिंधु शब्द से यह शब्द हिंदी जो है डिराइव हुआ है। कैसे हुआ है ये देखिए आप, कि जैसे जैसे सिंधु पार के लोग, चाहे वो यूनान से आने वाले हों, चाहे वो इराक ईरान से आने वाले हों, पश्चिम की तरफ से जो भी लोग आए, उन्होंने सिंधु नदी के इस पार के लोगों को ये नाम दिया, क्योंकि वहाँ से जो ध्वनि है वो है के रूप में प्रयोग होती है। तो आप देख सकते हैं कि सिंध प्रदेश को उन्होंने हिंद प्रदेश कहा, सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। और ऐसे ही जब ईरानी भाषा का जब एक इसमें प्रत्यय लगा, यानी कि सिंध के, यानी कि हिंद के लोग, तो ये शब्द बना हिंदीक। तो प्रारंभ में यह जो शब्द था यह लोगों के लिए प्रयोग हुआ, हिंदीक। सिंधु के जो लोग थे उनको हिंदीक, एक प्रत्यय का मतलब के लोग। उसके बाद ये जो एक प्रत्यय है ये हट गया और सिर्फ क्या बच गया, हिंदी। फिर धीरे धीरे ये केवल भाषा के अर्थ में रूढ़ हो गया। तो इस तरह से सिंधु जो नदी है हमारी, जो इसका नाम था, उससे ये शब्द हिंदी बना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिंधु के इस पार का जो पूरा प्रदेश था, इसमें बोली जाने वाली जो भाषा है या लोग हैं, उनको हिंदी कहा गया था। बाद में लोग तो हट गए, लोग इस शब्द से हट गया अर्थ में और सिर्फ भाषा का अर्थ रह गया। आपने हमारे जो अंग्रेजी में जो शब्द चलता है, यूनानी जो भाषा लैटिन वगैरह थी, उसमें जो शब्द था वो था इंडस। सिंधु नदी को वो इंडस कहते थे। और आप देखिए जब मेगास्थनीज भारत आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, वो क्या कहते हैं इसको, वो उन्होंने किताब भी लिखी है और उसका नाम है इंडिका। इससे आप पता लगा सकते हैं कि इंडिया शब्द कहाँ से आया। तो वो इंडिया शब्द भी इंडस जो हमारी रिवर है, नदी है, उससे आया है। तो ये बड़ा एक साम्य है। तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो सिंधु नदी से मानी जाती है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत बाद में हुआ, क्योंकि उस समय हमारी भाषाओं के कई रूप प्रचलित थे। खासकर संस्कृत हमारी भाषा थी और भी अन्य कई रूप थे, जैसे पाली थी, प्राकृत थी, अपभ्रंश थी। तो हिंदी भाषा के रूप में जो प्रयोग हुई वो
उन लोगों से हुई जो यहाँ बाद में बसे, यानी कि जो पश्चिमी की ओर से आए, जिनको हम मुस्लिम लोग कहते हैं, खासकर मुसलमान लोगों ने इस भाषा को नाम दिया क्योंकि वही सह को है बोलते हैं। तो उनमें से फिरदौसी थे और अलबरूनी थे। खासकर अलबरूनी आपको पता होगा, महमूद गजनी के साथ भारत आए थे, यात्री थे वो, और उन्होंने भी इसका नाम जो है भाषा का नाम हिंदी 11वीं शताब्दी में वो आए थे, हिंदी नाम दिया। उसके बाद अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी में, आपको पता होगा अमीर खुसरो एक बड़ा नाम है, हिंदी के कवि भी रहे हैं वो, उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया। हिंदवी कहते थे वो, और अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहते थे वो, क्योंकि यहीं जन्म हुआ था उनका। और उसके बाद अबुल फजल 17वीं शताब्दी में, अकबर के समय में जो थे वो, उन्होंने भी भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास हिंदी भाषा का, मतलब हिंदी शब्द का भाषा के रूप में प्रयोग होने लगा था। और क्यों होने लगा होगा? क्योंकि उस समय इस भाषा में रचनाएं, साहित्य आना शुरू हो गया था। आपने देखा सिद्धों और नाथों के बाद जो भाषा आ रही है वो हिंदी ही है। अमीर खुसरो की भाषा तो आज की खड़ी बोली से बहुत अधिक मिलती है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि 10वीं या 11वीं शताब्दी के बाद से ही हिंदी भाषा अपने प्रचलन में थी, उसका साहित्य प्रचलन में आ चुका था और उसको एक तरह से भाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। अब बात आती है कि इससे पूर्व इसकी परंपरा क्या रही है हमारे साहित्य में। और मैं कहता हूँ विश्व के साहित्य में जो सबसे पहले जो ज्ञात ग्रंथ हैं वो वेद हैं, खासकर हमारा ऋग्वेद। पहला जो वेद है वो ऋग्वेद। इससे पहले कोई भी रचना किसी भाषा में नहीं मिलती विश्व में। तो ऋग्वेद और उस अन्य वेदों की जो भाषा थी वो अलग तरह की भाषा थी। वो मंत्र थे, वो ऋचाएँ थी जिनको ऋषि लोग गाते थे, एक तरह से प्रार्थनाओं के रूप में थी वो, और उनका उच्चारण करते थे, वो अलग तरह की भाषा थी। बाद में हमने उसे वैदिक संस्कृत कह दिया क्योंकि वेदों से जुड़ी हुई थी वो, लेकिन उसका नाम कुछ और रहा होगा। लेकिन आप ये देखिए कि ऋषियों की वो भाषा जनभाषा तो नहीं हो सकती थी ना, सामान्य जन कुछ और भाषा बोलता होगा। फिर धीरे धीरे सामान्य जन में बोली जाने वाली वो भाषा को संस्कृत करके, परिष्कृत करके, और उसका एक नाम दिया संस्कृत। तो वेदों की जो भाषा थी उसको हम भले ही वैदिक संस्कृत कह लें, क्योंकि संस्कृत उस समय नाम नहीं था, संस्कृत बाद में नाम आया है। तो वेदों की भाषा, फिर उसके बाद जनभाषा से जो परिष्कृत होकर भाषा बनी वो थी लौकिक संस्कृत। हमने उसको लौकिक कहा क्योंकि लोक में वो बोली जा रही थी। तो संस्कृत भाषा आई उसके बाद, फिर संस्कृत चलती रही। और जब बुद्ध का आगमन हुआ, महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ, तो उन्होंने सोचा कि संस्कृत कम लोगों की भाषा है और खासकर ब्राह्मण वर्ग की वो भाषा है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग पठन और पाठन का काम कर रहे थे। तो संस्कृत में वो अपना रचनाएं भी लिख रहे थे और बता रहे थे लोगों को, लेकिन वो भाषा बहुत सारे लोग नहीं जानते, मतलब नहीं प्रयोग करते थे। तो पूर्वी भारत में खासकर जहाँ महात्मा बुद्ध हुए और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, तो उन्होंने सोचा कि संस्कृत में कहने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और फिर दूसरी बात ये भी थी कि वो जन सामान्य के दुखों को, जन सामान्य के कष्टों को से बड़े विचलित थे, उन्हीं के बीच रहकर वो कुछ काम करना चाहते थे। तो उन्हीं की भाषा में वो कहना स्वाभाविक था। तो वो उस समय जो उनकी जो प्रवचन थे या जो उपदेश थे, जो बातें वो कर रहे थे, उस समय की जो भाषा पूर्वी भारत में प्रचलित थी वो थी पाली। तो संस्कृत के साथ साथ ये पाली भाषा बुद्ध के कारण प्रचलित हुई, बहुत बड़े क्षेत्र में फैली, और फिर धीरे धीरे इसका भी जैसे संस्कृत का जैसे व्याकरण बनाया पाणिनि ने, स्थिर कर दिया, ऐसे ही फिर पाली को भी एक परिष्कृत भाषा के रूप में, एक व्याकरणनिष्ठ भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। फिर उसके बाद आई प्राकृत। पाली के बाद प्राकृत, जो जनता या जनभाषा स्वतः स्वाभाविक रूप से बोली जा रही थी पाली के अलावा, उस सब को हमने क्या कहा? प्राकृत कहा। प्राकृत का वैसे अर्थ अंग्रेजी में आप जानते हो नेचुरल, जो आदमी नेचुरल रूप में बोलता है वो प्राकृत है। तो अब आप समझ गए होंगे कि संस्कृत अलग क्यों है। प्राकृत वैसे ही बोली जा रही थी जैसे लोग स्वाभाविक रूप से बोलते हैं, जैसा उनका उच्चारण था। उस उच्चारण में कुछ दोष भी रहे होंगे, संस्कृत से कुछ अलग है। तो प्राकृत बड़े भूभाग में प्रचलित थी, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कई प्राकृतें थी। धीरे धीरे प्राकृत को भी फिर व्याकरण सम्मत कर दिया गया, शास्त्र की भाषा बन गई, साहित्य रचना होने लगी। तो फिर जनभाषा ने नया रूप लिया और फिर एक
अच्छा, इस दौरान प्राकृत के बाद क्या हुआ कि विदेशों से भी लोग आने लग गए थे और उनका संपर्क तेज़ी से, चाहे व्यापार के माध्यम से या रहने के माध्यम से, निवास के माध्यम से होने लगा था। और बाह्य लोगों के संपर्क से एक तरह की नई भाषा पैदा हो रही थी, जन भाषा के साथ मिलकर एक नई भाषा हो रही थी। और जो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो पूर्व लोग थे, संस्कृत वाले खासकर, वो उसको कह रहे थे कि भाषा बिगड़ रही है, और इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रखा, अपभ्रंश। वास्तव में यह डेरोगेटरी था, उसको उसका उपहास उड़ाने के लिए शायद कहा गया होगा। भाषा बिगड़ रही थी बाहर के लोगों से आकर, उच्चारण उनका बड़ा दोषपूर्ण था, इसलिए उसका नाम दिया अपभ्रंश। लेकिन यही अपभ्रंश भाषा, क्योंकि वो लोग आते गए और फैलते गए पूरे भारतवर्ष में, खासकर उत्तर भारत में फैलते गए, और साहित्य की भी उसमें रचना होने लगी। अपभ्रंश का बड़ा साहित्य सामने आया, दोहे वगैरह आए, शंभु वगैरह कई इसमें आए। और एक बड़ी खास बात थी कि संस्कृत में जिन रूपों का प्रयोग होता था वो प्राकृत तक चलते रहे, अविच्छिन्न परंपरा रही। लेकिन अपभ्रंश थोड़ी सी अलग हुई। किस अर्थ में अलग हुई कि उसमें अलगाव आ गया। संस्कृत में आपने देखा होगा कि शब्दों को संधि के द्वारा, समास के द्वारा मिला के लिखा जाता था। पूरे कम से कम 10-10, 20-20 शब्दों के एक वाक्य बनता था, एक शब्द बन जाता था। लेकिन यहाँ तो कहने का मतलब संस्कृत और प्राकृतिक संयोगात्मक रूप था, और अपभ्रंश ने उसका वियोगात्मक रूप प्रस्तुत किया। उच्चारण की दृष्टि से भी और लेखन की दृष्टि से भी शब्द इकट्ठे नहीं होने लगे, अलग अलग बोले जाने लगे, खासकर उनकी विभक्तियाँ अलग अलग बोले जाने लगी। और यहाँ से ही फिर आप देखिए नई भाषाओं का और प्रयोग होता है। अपभ्रंश कई क्षेत्रों में बोली जाती थी, खासकर हमारे जो ये पश्चिम और उत्तर का जो भाग था, इसमें सौरसेनी अपभ्रंश था, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश था, मागधी अपभ्रंश था, कई अपभ्रंश थे। तो जो सौरसेनी अपभ्रंश था, यहाँ से फिर जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जो मैं जिक्र कर रहा था अभी कि 11वीं शताब्दी के आसपास नई भाषाएं आ रही थी, तो इनसे ये हिंदी भाषा, क्योंकि मुसलमान अब धीरे धीरे यहाँ आकर बसने लगे थे, और उनके एक तरह से संपर्क के कारण ही अपभ्रंशों ने अपनी नई भाषाओं के रूप में अपने आप को बदल लिया। अपभ्रंश वैसे 13वीं-14वीं शताब्दी तक चलती रही, लेकिन इस बीच क्योंकि मुसलमान पूरी तरह स्थापित हो चुके थे, यहाँ रहने लगे थे, तो एक नई भाषा पैदा हो रही थी, खासकर इस उत्तर और पश्चिम भारत में, मध्य भारत में। ये जो भाषा थी, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कहलाई, और इनमें से हिंदी एक थी। तो इस तरह से आपने देखा कि वेदों की भाषा से लेकर संस्कृत, पाली, प्राकृत के समानांतर जो जन भाषाएं थी, वही विकसित होकर आज की जो भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनमें बदल गई, और उनमें से हिंदी बड़ी प्रमुख भाषा है। इसके अलावा आप देखेंगे मराठी है, असमी है, बंगाली है, उड़िया है, पंजाबी है, ये सब भाषाएं जो हैं उस समय ही अपभ्रंशों से निकली थी। तो ये एक आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाह रहा था कि हिंदी का उद्भव किस तरह से हुआ। तो एक तो ये समझ में आया कि सिंध नदी के पार के जो प्रदेश था, उसकी भाषा को हिंदी कहा गया। लेकिन वास्तव में हिंदी बहुत बाद में, शब्द बहुत बाद में आया। उससे पहले भाषा का नाम कोई दूसरा ही था। लोग उस समय संस्कृत से परिचित नहीं होंगे बाहर के लोग, तो उसको वैसे ही हिंद कह दिया। हिंद और हिंदी ऐसे जो शब्द आए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी का प्रदेश कौन सा हुआ। फिर आप देखिए कि एक दक्षिण भारत हमारा अलग खंड है, संस्कृत के काल से ही वो अलग हो गया था। हालांकि हमारे जो संस्कृत के आचार्य ऋषि मुनि थे और भी लोग थे, वो दक्षिण भारत में भी जा रहे थे, लेकिन उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। वहाँ एक अलग तरह की भाषाएं विकसित हुई थी संस्कृत के समानांतर, और वो उन भाषाओं को हमने द्रविड़ भाषाएं कहा। तो हिंदी का जो संबंध है वास्तव में उत्तर भारत से ही है, और अन्य जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं वो भी उत्तर भारत से संबंध है। दक्षिण में तो अपनी नई भाषाएं विकसित हो चुकी थी और बड़ी समृद्ध थी, संस्कृत के समान ही। जैसे तमिल आप देखिए, तेलुगु देखिए, कन्नड़ देखिए, मलयालम देखिए, ये सब भाषाएं बड़ी विकसित और समृद्ध रही हैं। खासकर तमिल तो प्राचीन भाषाओं में से गिनी जाती है। फिर तो हम देखते हैं कि हिंदी का प्रदेश कौन सा है। तो हिंदी प्रदेश को हम कौन सा मान सकते हैं। देखिए पंजाब बिल्कुल अलग हो गया, पंजाबी भाषा अलग हो